हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा 2019 में जो मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो उसके रिलेटेड होगा 2019 में जो आए हैं। ओके, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और खुद भी लाइक करो। ओके, यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, सो ये जो 2 PM का जो क्लास रहता है इसको आप मिस मत करिए। यहाँ से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ओके, इसको आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, यस। ये कुछ क्लासेस है जो फिलर फॉर्म की तरफ से होते हैं। 9 बजे होता है करंट अफेयर्स, है ना। 11 बजे होता है पेपर फर्स्ट ICT आजकल चल रहा है। इसी तरह 2 PM होता है ये जो पेपर फर्स्ट के PYQs होते हैं। ठीक है, 9 PM पे होता है पेपर फर्स्ट मैथ क्लास। तरह 11 PM पे होता है पेपर फर्स्ट 50 MCQs होते हैं। इस तरह सेकंड पेपर के कुछ होते हैं, हिंदी होता है, हिस्ट्री होता है, संस्कृत होता है, कॉमर्स होता है। ओके, आप इनको भी अटेंड करिए। ठीक है, आप मतलब जो पेपर फर्स्ट के होते हैं, करंट अफेयर के होते हैं ना, इनको आप अटेंड करिए so that you will gain more and more knowledge. Okay, I hope जिन्होंने शेयर किया वो थम्स अप करिए। जिन्होंने अभी नहीं किया है शेयर वो शेयर करके थम्स अप करिए। ओके, then we will begin our today's MCQ PYQ series and MCQ series. Okay, मैं भी शेयर करके रखूंगा। आज हम 1-1 मिनट दे देंगे आपको। जो आंसर करने का टाइम है जो वो मैं 1-1 मिनट दे दूंगा आपको। ठीक है, तो 1 मिनट में आपको आंसर करना पड़ेगा। आई होप सबों ने शेयर किया। जिन्होंने भी शेयर किया है वो थम्स अप करिए। देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। देखो यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता है ना। आप टाइम सीखते हो। यहाँ पे हम कैसे मैनेज करेंगे एवरी क्वेश्चन पे टाइम। ठीक है, वो सीखते हैं आप यहाँ पे। तो उससे आपको एग्जाम में कल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आर यू रेडी? लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। A shift in attitude in respondents between 2 points during data collection is called। यानी अगर हम देखेंगे रेस्पोंडेंट्स जो होंगे, है ना, जिनसे हम डेटा लेते हैं। ठीक है, तो अगर उसके उनके एटीट्यूड को हम देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम मतलब उनका एटीट्यूड होगा कुछ और। शिफ्ट इन एटीट्यूड, इन्हें उनके एटीट्यूड में चेंज होगा। ठीक है, तो मतलब जब डेटा कलेक्शन हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी जो रेस्पॉन्डेंट्स होंगे उनके एटीट्यूड में कोई चेंज होगी तो उसको क्या बोलेंगे। ए आर रिएक्टिव इफेक्ट, क्या रिएक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। बी आर मैचुरेशन इफेक्ट, सी आर रिग्रेशन इफेक्ट, डी आर कंडीशनिंग इफेक्ट। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड, सब आंसर कर लो। देखो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रहो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, रेग्रेशन इफेक्ट। ठीक है,
सो रिग्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि ये एक मतलब एक शिफ्ट होता है एक एटीट्यूड में, एक चेंज होता है एटीट्यूड में जब रेस्पॉन्डेंट रेस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो वो किस में चेंज हो जाती है, वो मतलब जैसे हम पहले डेटा ले लिया है उसको कहते हैं प्री टेस्ट, और उसके बाद जो हमने डेटा ले लिया है दैट मीन पोस्ट टेस्ट हमने ले लिया है। तो इन्हें पहले हम एक टेस्ट लेते हैं, हम देखते हैं इनमें कितनी परफॉर्मेंस है, उसके बाद हम दूसरे टेस्ट लेते हैं तो उसको पोस्ट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको हम बोलेंगे कि जो उसमें चेंज आ जाएगी, शिफ्ट हो गया एटीट्यूड में, तो उस वक्त हम उसको बोलेंगे क्या, रिग्रेशन इफेक्ट। ओके, तो कुछ वक्त ऐसा भी होता है कि यानी मतलब शिफ्ट हम बोलते हैं कि जो मीन में जो चेंज आ गई, पहले जो मीन होगा है ना, उसके बाद में जो पोस्ट उसमें जो मीन होगा उसमें चेंज जो आ जाएगी, तो उसको भी हम बोलेंगे ये भी एक रिग्रेशन इफेक्ट होता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट व्हाट इज रिग्रेशन इफेक्ट। देखो रिएक्टिव इफेक्ट होता है, यह है मतलब एक वे जब हम यानी रिएक्टिव इफेक्ट होता है जब हमें फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन ऐसा होता है यानी जो हमारा क्वेश्चन ही हो रहा होता है, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे ना, रेस्पोंडेंट्स को मतलब हम दिखाते हैं कि इन्हें कुछ एग्जिस्टेंस है, कुछ वजूद में लाना है, ठीक है, कुछ या कुछ वजूद में है ऑलरेडी, तो उस वक्त जो रेस्पोंडेंट उसमें रेस्पॉन्स करेंगे दैट इज रिएक्टिव इफेक्ट। ओके, सो इस तरह मैचुरेशन इफेक्ट ये क्यों नहीं आएगा, ठीक है। मैचुरेशन इफेक्ट होता है कि यानी जब टाइम कितना लगता है बिटवीन द प्री टेस्ट और प्री टेस्ट, फॉर एग्जांपल 1 मंथ लगता है, 1 महीना, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, ठीक है, तो दैट इज मैचुरेशन इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह रिग्रेशन इफेक्ट मैंने बोला है, इस तरह कंडीशनिंग इफेक्ट होता है जब हम मतलब जो हमारे रेस्पोंडेंट्स होंगे उनसे हम मतलब रेस्पॉन्सेस हम मतलब बार बार लेते रहेंगे, ठीक है, बार बार उनको कॉल करेंगे, ठीक है, अक्सर हम उनसे कॉल करेंगे या अक्सर हम उनके पास जाएंगे, उनके पास हम डेटा ले लेंगे, ठीक है। या मतलब कंडीशनिंग इफेक्ट ये भी होता है जब रेस्पोंडेंट्स हम बोलेंगे कि यानी उनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने का, वो बोलते हैं हमें सिर्फ आंसर करना है तो भाग जाना है, बस वो सुनते नहीं है, वो अच्छे से सुनते नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब उनको कल एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वहाँ पे भी गलत कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे अच्छे से सुनोगे तो वहाँ पे आप कल अच्छे से आंसर कर लोगे, ठीक है। सो यहाँ पे रिग्रेशन इफेक्ट कैसे आएगा, मैंने बोला कि यानी जब प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में जो चेंज आ जाती है, ठीक है, तो एक शिफ्ट आ जाता है एटीट्यूड में कि जब हमने प्री टेस्ट में जो डेटा ले लिया उसके बाद पोस्ट टेस्ट में जो चेंज आ गए दैट इज रिग्रेशन इफेक्ट। या मीन में पहले हमने टेस्ट किया उसमें जो मीन का रिजल्ट आ गया है वो अलग आ गया, जो उसके बाद हमने ले लिया है, ठीक है, पोस्ट टेस्ट एक ग्रुप हमने ले लिया, उसका पोस्ट टेस्ट जब हमने किया तो वहां पे भी मीन चेंज हो गए, तो दैट इज आल्सो रिग्रेशन इफेक्ट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द टाइम फ्रेम इन विच ए स्टडी एक्सप्लोर्स अ सिचुएशन और प्रॉब्लम इज आल्सो कॉल्ड द, यानी जो टाइम फ्रेम होता है जिसमें एक स्टडी हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, हाँ, तो उस यानी जो एक फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम होती है, एक रिसर्च स्टडी होती है, उसमें कितना टाइम लगता है, फॉर उसमें 2 years लगते हैं या 1 year लगता है या 3 years लगते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं उस टाइम पीरियड को। ए है रेफरेंस पीरियड, बी है एज, सी है लॉन्गिट्यूडनल, डी है रेट्रोस्पेक्टिव टाइम। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। चलो आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट इसका आंसर आएगा, ठीक है। रेफरेंस पीरियड यानी जो टाइम फ्रेम होता है, जो मतलब जो हम रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च स्टडी हम करते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है, सो वो टाइम फ्रेम जो होता है तो उसको बोलते हैं रेफरेंस पीरियड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द स्ट्रेटजीज इन द लिस्ट गिवन बिलो विल बी एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट टीचिंग, यानी यहाँ पे आपको बताना है
कि ऐसे कौन से स्ट्रेटजीज है जो डायरेक्ट टीचिंग के साथ रिलेटेड है, ठीक है, एसोसिएटेड है। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन, सेकंड इज promoting inquiry, third is focusing on concepts, fourth is giving review and recapitulation, fifth is offering practice and feedback, sixth is problem raising and problem solving। so इस पे हम थोड़ा टाइम ले लेंगे, ठीक है। so आप आंसर कर लो सब। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सी फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। फर्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन। हम क्या देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाते हैं ना, तो टीचिंग में इस तरह एक्सप्लेन भी करते हैं, है ना, कंसेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। फोर्थ भी आएगा इसका, फोर्थ क्या है, गिविंग रिव्यू एंड रिकैपिटुलेशन। हम रिव्यू देते, ओवरव्यू देते हैं, हमने क्या पढ़ाया है, ठीक है, टॉपिक के बारे में हम बताते हैं, और रिकैपिटुलेट करते हैं, जो पुराना जो स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है उसको रिकैपिटुलेट करते हैं, ठीक है, टीचिंग में। फिफ्थ क्या है, ऑफरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक। उनको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, जैसे आपको हमने मतलब पेपर फर्स्ट की थ्योरी पढ़ा है, उसके बाद अब आपको क्या दिया जाता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, और फीडबैक भी आपको दिया जाता है कि आपको कितनी मेहनत करनी है, और ठीक है, आपके सामने हम बहुत सारे क्वेश्चंस लाते हैं, तो उन फिर आपको बताते हैं कि आपको और कितनी मेहनत करनी है। ओके, सो ये आपको पता चलेगा कैसे, जब हम आपके मतलब आप में की परफॉर्मेंस कितनी है, ठीक है, तो ये ऐसे पता चलेगा आपको, जब आपको फीडबैक भी मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है, ऐसे आपको रिकैपिटुलेशन भी मिलेगा, यानी हम रिकैपिटुलेट दोबारा करेंगे, है ना, या रिव्यू करेंगे, ओवरव्यू हम आपको दे देंगे, आपको एग्जाम्पल्स से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सो सारा इससे होगा, यानी जो डायरेक्ट टीचिंग है, ठीक है। सो देखो, प्रमोटिंग इंक्वायरी ये नहीं आएगा, मतलब हम इंक्वायरी को करेंगे प्रमोट, कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है, ये भी मतलब डायरेक्ट टीचिंग के साथ रिलेटेड नहीं है। या हम ऐसे ये नहीं बोलेंगे कि प्रॉब्लम रेजिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम होगी कहीं पे, तो ये अलग आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है, सो ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे डायरेक्ट टीचिंग की बात की गई है, तो ये बताना है हमें। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 4 भी इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट पे बताना है आपको, यहाँ पे कौन सी एग्जांपल है। ए है पर्सनालिटी टेस्ट, बी है प्रोजेक्ट टू पर्सनालिटी टेस्ट, सी है एप्टीट्यूड टेस्ट, डी है इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड स्केल। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपको बताना है यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट बताना है आपको कौन से है, उसके एग्जांपल। चलो सब आंसर कर लो, सबों का आंसर आना चाहिए। देखो कुछ स्टूडेंट्स का होना चाहिए टाइम 20 सेकेंड है ना, 30 से वो इंटेलिजेंट है। सो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है, इन्हें हमें हर एक का यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस ध्यान में रखना है ना, कि कुछ बच्चे मतलब 30 सेकेंड्स में भी आंसर करते हैं, कुछ 1 मिनट में भी आंसर करते हैं। सो अब हम एवरेज में लेते हैं, ठीक है, एवरेज में जो हम टाइम ले लेंगे तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। यस, सो आई होप यू आपने आंसर किया है सबों ने। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्लियर करूंगा इसमें कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों ही आएगा। देखो हमारे पास 2 टाइप के टेस्ट, एक होता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, दूसरा होता है टिपिकल रेस्पॉन्स टेस्ट। इन्हें परफॉर्मेंस टेस्ट अलग होते हैं, इन्हें जिसमें परफॉर्मेंस देखी जाती है कि कितना समझ में आ गया है ना। टिपिकल रेस्पॉन्स टेस्ट होती है जिसमें डायरेक्ट रेस्पॉन्स मिलता है, यानी जो कैंडिडेट होता है उनसे डायरेक्टली हमें रेस्पॉन्स मिलता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में बताते हैं कौन कौन सा है। इसके एग्जांपल जो परफॉर्मेंस टेस्ट उसमें है, परफॉर्मेंस टेस्ट जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट में है, अचीवमेंट टेस्ट आता है, ठीक है,
उसमें आता है एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, इंटेलिजेंस टेस्ट्स आ जाते हैं। तो टिपिकल रेस्पॉन्स टेस्ट में बाकी जो आते हैं यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट है ना, इंटरेस्ट इन्वेंटरी है, यानी जैसे इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड स्किल्स होते हैं, या हम बोलेंगे यहाँ पे एटीट्यूड स्किल यानी प्रोजेक्ट पर्सनालिटी टेस्ट जो होते हैं, ये सारे होते हैं किसके एग्जाम्पल, टिपिकल रेस्पॉन्स टेस्ट के। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें क्या होता है कि यानी इसमें मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स की एबिलिटी को, है ना। तो वो मेजर किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट से। जैसे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एग्जाम देते हो तो वहां पे भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे आप ध्यान रख रहे हो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट 3 है। एक है अचीवमेंट टेस्ट, सेकंड है एप्टीट्यूड टेस्ट, थर्ड है इंटेलिजेंस टेस्ट। 3 है, मैं दोबारा बताऊंगा, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट, ये तीनों क्या है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। From the list given below, identify those which are called non-probability sampling procedures. यहाँ पे आपको बताना है वो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स है, ठीक है, उनके बारे में बताना है आपको। चलो बताओ। नॉन प्रोबेबिलिटी में जो आता है, फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड है डायमेंशनल सैम्पलिंग, थर्ड है स्नोबॉल सैम्पलिंग, फोर्थ है क्लस्टर सैम्पलिंग, फिफ्थ है कोटा सैम्पलिंग, सिक्स है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। यहाँ पे आपको चूज करना है कोड, तो इनमें से आपको चूज करना है ABCD, तो आप चूज कर लो। चलो देखो, आप ही बोलते हो सर पहले समझाओ हमें, है ना। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि पहले समझाओ हमें फिर हम आंसर कर लेंगे। ओके, तो इसलिए मैं पहले समझाता हूं तो फिर आप आंसर करते हो। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ जो है, सेकंड है डायमेंशनल सैम्पलिंग, ये भी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, है ना, टाइप। उसी तरह थर्ड है स्नोबॉल सैम्पलिंग, इस तरह फिफ्थ है कोटा सैम्पलिंग। तो ये तीनों है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, और एक है सिस्टमैटिक, वो इसमें नहीं है। तो वो 4 आपको याद रखने किसके हैं, वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। तो यहाँ पे ये 3 जो है, ये है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ये प्रोबेबिलिटी के हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी के कौन कौन सा है, डायमेंशनल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 6 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस इज टू सीक आउट, यानी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कोरिलेशन एनालिसिस का, तो वो क्या है, ए डिफरेंस अमंग वेरिएबल्स, बी है डिफरेंस वेरिएशंस अमंग वेरिएबल्स, सी है एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स, डी है रिग्रेशन अमंग वेरिएबल्स। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पाथ क्या, एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स, यानी जो कोरिलेशन है ना। कोरिलेशन में क्या होता है कि इसमें हम एसोसिएशन देखते हैं अमंग वेरिएबल्स, यानी जो 2 वेरिएबल्स होंगे तो उनके बीच में जो एसोसिएशन होगी कि यानी कितना वो आपस में साथ देते हैं, ठीक है। अगर एक बढ़ जाता है दूसरा कम हो जाता है, या दोनों आगे बढ़ जाते हैं, तो दैट इज एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं इसमें। ऑल दैट कोरिलेशन शोज इज दैट द 2 वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद नथिंग मोर, यानी ये दोनों हम दिखाते हैं कि यानी कितने आपस में मिले जुले हुए हैं, ठीक है। सो एनी जजमेंट रिगार्डिंग कॉज एंड इफेक्ट मस्ट बी मेड बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेटर्स नॉलेज एंड लाइवलीहुड। सो कोई जजमेंट लिया जाता है कि यानी इनमें कितने कॉज और इफेक्ट देखा जाता है, ठीक है। वो इन्वेस्टिगेटर द्वारा देखा जाता है, जो रिसर्चर होता है उसके द्वारा देखा जाता है। सो हम यहाँ पे यही कंक्लूड करेंगे जो यानी कोरिलेशन एनालिसिस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 7 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विद अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग, यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि यानी परफॉर्मेंस अगर स्टूडेंट की देखनी होगी, उसको कंपेयर करते हैं हम दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, तो ये किस टाइप ऑफ टेस्ट में यूज कर मतलब देखते हैं। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, बी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, सी समेटिव टेस्टिंग, डी नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। सब आंसर कर लो, वेरी गुड।
आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। ठीक है, सो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, जिसमें उसको कंपेयर करते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो उसके क्लास के स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स को एग्जाम ले लेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम उनको उनमें देखते हैं कि यानी आपस में कि यानी कौन अच्छा करेगा, ठीक है, कौन अच्छा परफॉर्म करेगा। सो दैट इज नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। इस तरह क्राइटेरियन में क्या करते हैं, हम उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देखते हैं कि स्किल कितना आ गया इसको। फॉर एग्जांपल कोई स्किल हम सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है, फिर हम उसके रिलेटेड टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, हम देखते हैं फिर उसमें कितना अच्छा स्किल आ गया है उस टेस्ट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई लेबोरेटरी में कोई टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो जो बच्चा अब जो स्टूडेंट लेबोरेटरी में वो टेस्ट करके दिखाएगा, दैट इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ओके, सो इसी तरह और भी है। हाँ, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होता है कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं। ठीक है, कि हम देखते हैं कि जो रिपीटेड गलतियां करता है एक बच्चा क्लासरूम में, जो रिपीटेड गलतियां करता है वाइल टेस्टिंग, है ना, वाइल एग्जामिनेशन, तो उनको हम देखते हैं, या वाइल जब हम उसको क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं तो वो डिफरेंट मतलब मिस्टेक्स करता है, तो उसको हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, इस तरह समेटिव टेस्टिंग क्या होता है कि जो एट द एंड ऑफ द ईयर किया जाता है एग्जाम, है ना, जिसको एनुअल एग्जाम भी बोलते हैं। सो दैट इज समेटिव टेस्टिंग, यानी जो लास्ट पे के यानी सेमेस्टर के आखिर में जो किया जाता है एग्जाम, तो दैट इज समेटिव टेस्टिंग। या जो ईयर के आखिर में एग्जाम किया जाता है तो दैट इज आल्सो समेटिव टेस्टिंग। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो होता है जिसमें हम रिसर्च करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ए सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, बी रिसर्च डिजाइन, से रिसर्च हाइपोथेसिस, डी रिसर्च पैराडाइम। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपको बताना यहाँ पे एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है ना, रिसर्च जो हम मतलब कंडक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च पैराडाइम। सब आंसर कर लो। देखो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, आंसर देखते हैं। बी पार्ट रिसर्च डिजाइन। देखो इसमें जो कुछ स्टूडेंट्स ने गलत किया है तो यहाँ पे बी पार्ट आएगा रिसर्च डिजाइन। आप देखो कैसे आएगा रिसर्च डिजाइन। देखो रिसर्च डिजाइन जो होता है ये एक ब्लू प्रिंट होता है, या प्लान हम कहेंगे, ये एक प्लान होता है या ब्लू प्रिंट होता है जिसमें हम दिखाते हैं कि हमारा रिसर्च कैसा होगा। ठीक है, सो ये कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है। रिसर्च डिजाइन जो होता है ये कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है, या हम फ्रेमवर्क बोलेंगे जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है, अपने रिसर्च में। सो दैट इज रिसर्च डिजाइन। सो ये डिपेंड करता है पर्पस क्या होगा, है ना, इसमें नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम ये भी हम बताते हैं इसमें। सो इसमें हम बोलते हैं कि टाइम कितना लगेगा, मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, है ना, कॉस्ट, बजट, यानी बजट कितना लगेगा इसमें, कि कितने पैसे लगेंगे इसमें इसको कंप्लीट होने में। तो ये सारा हम किस में बोलते हैं, ये हम रिसर्च डिजाइन में बोलते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे अब कोई बोलते हैं रिसर्च सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च क्यों नहीं आएगा। देखो सिनॉप्सिस अलग होता है, ये एक प्लान होता है एक रिसर्च प्रोजेक्ट का। अगर हमें रिसर्च प्रोजेक्ट करना होगा तो हमें उसके रिलेटेड एक सिनॉप्सिस, रिसर्च सिनॉप्सिस बनानी होती है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट अगर बनाना होगा। इस तरह रिसर्च हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, ये तो इसके अंडर आता है रिसर्च डिजाइन में ही। तो एक हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, या टेंटेटिव स्टेटमेंट हैं कहते हैं। ठीक है, तो ये दैट इज रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च पैराडाइम क्या होता है, ये एक मॉडल होता है, रिसर्च मॉडल या कहेंगे हम इसको। ठीक है, रिसर्च पैराडाइम को बोलते हैं एक रिसर्च मॉडल या परसेप्चुअल ओरिएंटेशन फॉर कंडक्टिंग ए रिसर्च। ओके, सो इसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं ना,
किसमें, रिसर्च पैराडाइम में कुछ एजप्शंस होते हैं, कुछ बिलीफ्स होते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। अब आपको समझ में आ गया कि रिसर्च डिज़ाइन क्यों आएगा, क्योंकि इसमें हम सारा ले लेते हैं, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक प्लान होता है, ठीक है। इसमें सारा कास्ट मतलब कितना लगेगा, बजट जिसको कहते हैं, टाइम कितना लगेगा, मेथडोलॉजी, हम सब इसमें इन्वॉल्व करते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। यहाँ पे सेट ए मीडिया है, सेट बी है ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे आप आंसर कर लो। सबू का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। तो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या है, देखो ए को आएगा, देखो एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो ऑडियो होता है उसमें हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखते हैं, ठीक है। सो ये एक ही से बन गया है ऑडियो में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो इन्हें जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन होता है इस तरह हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखते हैं, ठीक है। सो फोर्थ आएगा इसका ए का। बी है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या करते हैं हम, वो नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है ना, एडवर्टाइजिंग। ओके, सो इस तरह इंटरनेट क्या है, इसमें बैंडविड्थ देखते हैं इंटरनेट में, सो दैट मीन्स सी का फर्स्ट आएगा, तो यहाँ पे इससे भी बन जाएगा, है ना। तो इस तरह डी का सेकंड आएगा। न्यूज़पेपर इज अ लीनियर कम्युनिकेशन। ओके, सो कितने पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, यानी वो एक लीनियर स्ट्रेट लाइन हमें दिखाएगा, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। मास मीडिया डू नॉट हैव प्रीडिटरमाइंड फंक्शन फॉर एवरीवन। मास मीडिया के मतलब फंक्शन जो होते हैं वो हर एक के लिए सेम नहीं रहते हैं। एंड पीपल यूज देम द वे दे लाइक। लोग उसको इस्तेमाल करते हैं जैसे वो चाहते हैं, अपने अंदाज से। दिस इज सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट दैट, तो ये किसकी सजेशन है, ठीक है, किस फैक्टर की सजेशन है। तो ये ऑडियंस आर एक्टिव, क्या ऑडियंस एक्टिव रहते हैं उससे। बी ए कंटेंट इज ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंट, जो कंटेंट उसमें होता है कि उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। से कंटेंट लैक स्पेक्युलरिटी, डी ऑडियंसेस आर होमोजीनियस। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। चलो आप आंसर कर लो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। कुछ स्टूडेंट्स का देर भी हो गया है ना, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे अब कि यहाँ पे इसका ए पार्ट आएगा ऑडियंसेस और एक्टिव, इन्हें ऑडियंस एक्टिव रहती है। तो चलते क्वेश्चन 11 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन फॉर स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम जो होता है तो वो किसके लिए होता है। ए एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बी है रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, सी है रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज, डी है एंगेजिंग द एंटायर क्लास। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम जो होता है ये किसके लिए होता है, ठीक है। यस, सब आंसर कर लो। तो यहाँ पे टाइम खत्म हो गई। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम क्या होता है कि यानी हर एक पे मतलब ख्याल रखना, ठीक है, हर एक पे नजर रखना। देखो जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर अब जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो मतलब उनको लेट में भी समझ में आ जाता है, उनको 1 मिनट से ज़्यादा भी मतलब टाइम लगता है, ठीक है। कुछ को मतलब जल्दी जल्दी मतलब उसको 10 सेकंड में, किसी को 1 सेकंड में ही समझ में आ जाता है, किसी को ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट इधर है तो उनको नैनो सेकंड में समझ में आ जाता है, ठीक है। हाँ सो इसलिए
यहाँ पे मतलब स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम क्या होता है कि यानी सबों पे यहाँ पे उनका ख्याल रखना पड़ता है, सबों पे नज़र रखनी पड़ती है कि यानी सारे आंसर करने चाहिए। ओके, सो आई होप यू गॉट इट कि यानी स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम क्या होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस देखे जाते हैं। कोई स्लो लर्नर होता है, कोई मतलब जल्दी मैंने फास्ट लर्नर होता है तो वो जल्दी जल्दी सीख लेता है। ओके, तो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। स्नोबॉल सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सैंपल यूजिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग जो है ये एक प्रोसेस सिलेक्टिंग ए सैंपल होता है। तो इसमें क्या यूज करते हैं? नेटवर्क बी ए ग्रुप से स्नोबॉल बी ए कंप्यूटर प्रोग्राम। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपके स्क्रीन में इसका आंसर ए पार्ट क्या है? नेटवर्क्स। यानी स्नोबॉल सैंपलिंग जब हम करते हैं, अगर ये वाला टेक्निक हम यूज करेंगे स्नोबॉल सैंपलिंग, तो वहां पे हम मतलब डिफरेंट नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डेटा लेना होगा, यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे, ठीक है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे तो मुझे सारे पता नहीं है किस जगह कौन है फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो मुझे एक मिला है, ठीक है, किसी जगह मुझे सिटी में एक मिला है। उसके बाद मैं उसको बोलता हूँ आपको नजर में कोई और है, वो बोलता हाँ दूसरे जगह पे ऐसा एक बंदा है, ठीक है, तो फिर मैं उसके पास जाता हूँ डेटा लेने के लिए। फिर उसको मैं बोलता हूँ आपको कोई और पता है, तो वो बोलता हाँ एक जगह पे है और एक, तो इसी तरह फिर मैं दूसरे को बोलता हूँ, उसको भी वो बोलता है हाँ दूसरी जगह है। ऐसे एक मतलब नेटवर्क बन जाता है, ठीक है, ये सारे नेटवर्क में आ जाते हैं। ओके, सो इसको स्नोबॉल यानी एक स्नोबॉल की तरह होती है। जैसे ऊपर से हम फेंकेंगे एक स्नोबॉल को, तो वो नीचे से एक बड़ा बन जाता है, बड़ी स्नोबॉल बन जाती है, ठीक है। सो वो किसके बनती है? वो नेटवर्क से बनती है। मतलब वो उठा लेते हैं हर जगह से सुनो ऐसे ऐसे, तो और नीचे एक बड़ी सी स्नोबॉल बनती है। ओके, तो स्नोबॉल्स नहीं कहेंगे मैंने, स्नोबॉल्स में बहुत सारे बॉल्स है ना, स्नोबॉल्स मतलब छोटे छोटे स्नोबॉल्स को हम ये नहीं कहेंगे, ये नेटवर्क होता है। स्नोबॉल सैंपलिंग होता है, एक नेटवर्क से बनता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। A teacher intends to find out the learning difficulties of students। एक टीचर मतलब इरादा करता है कि मैं देखूंगा कि लर्निंग डिफिकल्टीज क्या होती है स्टूडेंट्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज किया जाएगा? ए है समेटिव टेस्ट, बी है फॉर्मेटिव टेस्ट, सी है परफॉर्मेंस टेस्ट, डी है डायग्नोस्टिक टेस्ट। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यानी लर्निंग डिफिकल्टीज देखना है स्टूडेंट्स में, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज किया जाएगा? समेटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। मैंने अभी बोला इससे पहले एक क्वेश्चन में, उसमें हिंट आपको मिलेगा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तब यहाँ पे आपको गलत नहीं होगा। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसा टेस्ट है कि यानी हम देखते हैं कि इन्हें पढ़ने के दौरान किस जगह मिस्टेक्स रह गए स्टूडेंट, इसमें कहाँ पे डिफिकल्टीज आती हैं, किस कंसेप्ट में डिफिकल्टीज आती है, मतलब वॉइस में डिफिकल्टी आती है, या हम बोलेंगे कि यानी कंसेप्ट क्लियर होने में डिफिकल्टी आती है, या क्या एग्जाम्पल्स हम अगर ज्यादा नहीं देते हैं तो क्या उससे डिफिकल्टी आती है इन्हें पढ़ने में, ठीक है। यानी लर्निंग डिफिकल्टीज में उनको हम देखते हैं कि या सुनने में या दिखने में, जो हम दिखाते हैं उनको वो दिखने में क्या उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ऐसे यानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक आने जाने में क्या उसमें डिफिकल्टी रहती है, तो ऐसे हम डायग्नोज करते हैं, तो दैट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो।
A tentative proposition with unknown validity that specifies a relationship between two or more variables is called एक टेंटेटिव प्रिपोजिशन होता है, ठीक है. टेंटेटिव मीन्स टेम्पोररी, ठीक है. एक गेस करते हैं हम एक अननोन वैलिडिटी के साथ, उसका कोई वैलिडिटी भी नहीं होती है, तो वो दिखाती है एक रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. तो उसको क्या बोलते हैं हम? ए है रिसर्च प्रॉब्लम, बी है रिसर्च प्रपोजल, सी है रिसर्च डिजाइन, डी है रिसर्च हाइपोथेसिस. सब आंसर कर लो. वेरी गुड. सबों का आंसर आना चाहिए. बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट रिसर्च हाइपोथेसिस. यानी जब हम रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं वहां पे हम एक टेंटेटिव प्रिपोजिशन बनाते हैं, टेंटेटिव अजम्पशंस हम बनाते हैं, ठीक है. इससे कोई वैलिडिटी नहीं होती है, ठीक है. यानी उसको हम फिर टेस्ट करते हैं कि ये मैंने सही बनाया है या नहीं बनाया है. बिटवीन द टू वेरिएबल्स जो रहती है या बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड रिसर्च हाइपोथेसिस. ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन 15 पे. इसको पढ़ लो और आंसर कर लो. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट क्लास, कि दूसरी क्लास में इनको चढ़ाना, मतलब इनको एग्जाम लेना फिर प्रमोट कर लेना. बी है टू एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट्स की लर्निंग को बढ़ाना. सी है टू एनहांस कॉपरेशन क्लास, क्लास में कॉपरेशन रखना. डी टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टीज या लर्निंग डिफिकल्टीज देख लेना स्टूडेंट्स में. तो ऐसे आप आंसर कर लो सब. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. बी पार्ट क्या है? टू एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग. यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से हम देखो, अभी मैं बोला था टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टीज, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी कहते हैं उसको. स्टूडेंट्स लर्निंग को एनहांस करना, तो दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. ओके, कि यानी उसको बार मतलब थोड़ा क्विज लेना, टेस्ट लेना, क्लास टेस्ट होते हैं, ठीक है. सो दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. ओके, सो आई होप यू गॉट इट. चलते क्वेश्चन 16 पे. इसको पढ़ लो और आंसर कर लो. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च पैराडाइम इज द फोकस ऑफ कंसर्न इज ऑन इंटरप्रेटिंग रियलिटी इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव. यानी अगर हम देखेंगे नीचे जो दिए गए हैं रिसर्च पैराडाइम्स, ठीक है, जो हम एक रियलिटी पे मतलब जो इंटरप्रेट हम रियलिटी करते हैं, ठीक है, जब पार्टिसिपेट करते हैं एक रिस्पॉन्स देने में, ठीक है, तो उस वक्त जो रियलिटी रहती है, इंटरप्रेट जो हम रियलिटी करते हैं, तो वो किस में होती है, वो किस रिसर्च पैराडाइम में रहती है. या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बी एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, सी एथनोग्राफिक रिसर्च, डी सर्वे रिसर्च. अब सब आंसर कर लो. वेरी गुड. यानी रियलिटी पे जो ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है, वो बताना आपको रियलिटी पे किस पे ज़्यादा फोकस रहता है. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये सी पार्ट इसका आंसर है एथनोग्राफिक रिसर्च. देखो, एथनोग्राफिक रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कल्चर, ठीक है. अगर किसी कैटेगरी यानी किसी कुछ लोगों की कल्चर के बारे में जानना होगा, तब हम उसको वहाँ पे एथनोग्राफी कहते हैं, ठीक है. सो ये जो एथनोग्राफी रिसर्च होती है, इसमें हम इन डेप्थ देखते हैं, ठीक है, इन डेप्थ देखते हैं. और नेचुरल एनवायरनमेंट हम ये रियलिटी इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है.
सो ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी पे किया जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना आप, मतलब जो ये एथनोग्राफिक रिसर्च है ये किस पे किया जाता है, ये किया जाता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Research design that needs to collect factual information on a continuing basis classified as, यानी वो रिसर्च डिजाइन जिसमें जरूरत पड़ती है ना, that needs to collect factual information, यानी जो वो इंफॉर्मेशन हमें जरूरत होती है जो फैक्ट के बेसिस पे होती है, ठीक है, या ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन, बी है प्री एंड पोस्ट स्टडी डिजाइन, सी है क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन, डी है डबल कंट्रोल स्टडी डिजाइन। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन। ओके, ये करेक्ट आंसर है इसका, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन। दैट मीन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन में क्या होता है कि हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसमें कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ऑन कंटिन्यू बेसिस, यानी टाइम टू टाइम हम यानी डिफरेंट टाइम्स पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन। ओके, सो प्री एंड पोस्ट स्टडी डिजाइन, प्री एंड पोस्ट स्टडी डिजाइन में क्या होता है कि यानी हम पहले कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम बाद में ये कलेक्ट करते हैं डेटा को, ठीक है। सो दैट इज डिफरेंट देन दिस। इस तरह क्रॉस सेक्शनल ऐसे डबल कंट्रोल ये थोड़े से अलग है इनमें से। सो यहाँ पे इसका आंसर जो टाइम टू टाइम हम लेते हैं, ठीक है, एक डेटा को, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। एरिक मेडलाइन एंड एबीआई इन्फॉर्म और इंस्टेंसेस ऑफ, यानी ये आपको बताने हैं ये किसके एग्जांपल्स है। ए है साइटेशन सर्विसेज, बी है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस, सी है प्रिंटेड डेटाबेसेस, डी है लाइब्रेरीज। चलो आप सब आंसर कर लो। वेरी गुड। देखो यहाँ पे है ये जो एरिक जो है ERIC, इसकी फुल फॉर्म है एजुकेशनल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर, ERIC एजुकेशनल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर। इसी तरह है मेडलाइन, है ना, मेडलाइन ये एक बिब्लियोग्राफिक वेबसाइट है, ठीक है, USA की एक मतलब ये रिलेटेड है, मतलब इस मेडिसिन के रिलेटेड, ठीक है। इस तरह ABI इन्फॉर्म का मतलब क्या है? एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, ABI एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस को बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके एग्जांपल से ये पता नहीं आपको, चलो बताओ सब। सबका आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है, ठीक है। सो ये सारे जो है ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस, ठीक है। जो मैंने अभी बोला एरिक क्या है, अगर इसकी फुल फॉर्म कभी आ सकता है एग्जाम में, एरिक व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एरिक, या इसको बोलते हैं एजुकेशन रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर। ई फॉर एजुकेशन और फॉर रिसर्च, आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर सेंटर। मेडलाइन जो है ये है मतलब रिलेटेड टू मेडिसिन, तो ये एक बिब्लियोग्राफिक वेबसाइट है, US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ठीक है। जैसे डिफरेंट बिब्लियोग्राफिक वेबसाइट्स होते हैं, ऐसे ये भी एक बिब्लियोग्राफिक वेबसाइट है, ठीक है। सो यहाँ ये बट किसके रिलेटेड है? मेडिसिन के रिलेटेड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो इस तरह ABI जो है ये है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है, यानी यहाँ से हम सबों से हम क्या करते हैं? एक डेटाबेस हम हासिल करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से डिफरेंट रिसोर्सेज हम मतलब कलेक्ट करते हैं,
इनसे, एरिक से, मेडलाइन से, एबीआई इन्फॉर्म से। ओके, सो ये या बोलेंगे हम इनको बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस भी है, हम बोल सकते हैं इनको। देखो प्रिंटेड डेटाबेस नहीं है ये, तो ये ई सोर्सेज है ना, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज है, तो साइटेशन सर्विस भी नहीं कहेंगे, लाइब्रेरीज भी नहीं कहेंगे। ओके, सो ये लाइब्रेरी नहीं होते हैं, तो ये ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। द रीजनिंग विच वुड बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड, यानी वो रीजनिंग जो हमें हेल्प करती है न्यू नॉलेज को मतलब ढूंढने में। ठीक है, अबाउट द फैक्ट्स, हम डिफरेंट फैक्ट्स देखते हैं वर्ल्ड के, तो यहाँ पे वो रीजनिंग कौन सी है? ए स्पेकुलेटिव, बी है इंडक्टिव, सी है डिडक्टिव, डी है एनालॉजिकल। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। आपको बताना है वो रीजनिंग जो हमें हेल्प करता है इन फाइंडिंग ए न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, यानी फैक्ट्स के बारे में न्यू नॉलेज ढूंढना अबाउट द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के रिलेटेड, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वो आपको बताना है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन, इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? इंडक्टिव। ओके, सो इंडक्टिव इज द करेक्ट आंसर। इंडक्टिव में हम मतलब न्यू नॉलेज डेवलप करते हैं, न्यू थ्योरीज डेवलप करते हैं। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग डिजीज आर ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर, यानी जब वाटर में पोल्यूशन हो जाता है तो उससे डिफरेंट डिजीजेस पैदा होती है, वाटर बॉर्न डिजीज जिनको बोलते हैं। तो वो बताने आपको यहाँ से, ए है गियार्डिया, बी है डेंगू, सी है एमोबायासिस, डी है टाइफाइड। यानी इनमें से आपको बताने हैं, कोड में से बताना है। ठीक है, इन चारों में से नहीं, बल्कि यहाँ से आपको कोड में आंसर करना है। ए बी सी एन डी, ए में ए बी एन डी, बी में बी सी एन डी, सी में ए बी सी एन डी, डी है ए बी ए सी एन डी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यानी जो पोल्यूटेड वाटर होता है, इससे जो डिजीजेस पैदा होती है ना, बीमारियां पैदा होती है, वो कौन कौन सी है। चलो सब आंसर कर लो। हाँ, ऑलरेडी टाइम हो गया है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ए सी डी। सो ए क्या है? गियार्डिया, एमोबियासिस, टाइफाइड। तो ये कुछ डिजीज है जो किससे होती है? वाटर से। ओके ना, वाटर पोल्यूशन से, पोल्यूटेड वाटर अगर होगा तो उससे ये डिजीज होती है। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे टॉप 20 MCQs। सो आप इसका नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.ugc-net.com पे, यहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये कुछ क्लासेस है, यूजीसी नेट की क्लासेस है। 9 बजे होते हैं मॉर्निंग में, करंट अफेयर्स 11 बजे होता है, पेपर फर्स्ट। ठीक है, इस तरह 2 बजे होता है कि PYQs होते हैं। ठीक है, सो इस तरह 9 बजे होता है मैथ्स क्लास, 11 बजे होता है ना, 50 MCQs होते हैं। तो सेकंड पेपर के लिए भी कुछ क्लासेस है, इनको आप देख लीजिएगा। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए, जो आपको कैसा लगा ये MCQ सीरीज। ये जो क्लास रहता है 2 बजे का क्लास, तो इसमें आप MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो इसको आप मिस मत करिए। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा, सो इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख ले, उसको हम अटेंड कर लेंगे, एड्रेस कर लेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।